अस्सलाम वालेकुम। 19वीं सदी में तमाम मुसलमान दुनिया मुकम्मल तौर पर मगरबी ताकतों की यलगार के तहत आ चुकी थी। अफ्रीका भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। यूरोपियन ताकतें अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके मुसलमान इलाकों के हिस्से बखरे कर रही थीं। उसी जमाने में फ्रांस ने अल्जीरिया पर हमला किया और अल्जीरिया में एक तवील अरसे तक अब्दुल कादिर नामी मुजाहिद ने उनकी मज़ाहमत की। साथ साथ इटालियंस निगाह लगा के बैठे हुए थे तराबलस या बिनगाजी और जो आज का लिबिया कहलाता है इन इलाकों पर। अंग्रेज सूडान की तरफ जा चुके थे जहां पर मेहदी सूडानी उनकी मज़ाहमत कर रहे थे। और इसी तरह उन तमाम मुसलमान इलाकों में जहां मुसलमान रियासतें और हुकूमतें कायम थीं, मुसलमानों पर मगरिब इस तरह टूट के गिर रहा था कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ के मफहूम के तहत कि जिस तरह भूखे अपने ख्वान पे अपने खाने पर टूट के गिरते हैं, और उसी हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक मुसलमानों की इज्तिमाई हालत यह थी कि हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत में इस तरह डूबे हुए थे कि अब इस आजमाइश के दौर से उनको गुजरना था। इस सारी आजमाइश में चंद ऐसे मर्दान खुदागा और खुदा मस्त आजाद मर्द थे कि जिनको इकबाल डिफाइन करता है कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। अल्जीरिया में अब्दुल कादिर जो मज़ाहमत कर रहे थे, आपको याद होगा ये वही अब्दुल कादिर हैं जो 1928 में इमाम शामिल से मज़ाहमत कर रहे होते हैं। और इसी दौर में इंडिया में सैयद अहमद शहीद की तहरीक और फिर 1857 में जंग आजादी की तहरीक बर्पा होती है। तो 19वीं सदी मजमूई तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आजमाइश की घड़ी थी और इसमें साफ नजर आ रहा था साल के उरूज के बाद अब इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई जवाल है। मुगल तकरीबन तबाह हो चुके थे, खिलाफत उस्मानिया भी टूट टूट कर आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रही थी। 1878 में बर्लिन में तमाम यूरोपियन कुव्वतें जमा होती हैं और आपस में फैसले करती हैं कि खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर कर कौन कितना हिस्सा अपने लिए निकालेगा। इस बंदर बांट में इटली को आज के लिबिया का हिस्सा दिया जाता है। जैसे अर्ज किया कि उस जमाने में लिबिया का यह मुल्क नहीं था, यहां के जितने इलाके थे ये खिलाफत उस्मानिया के तहत आया करते थे। यहां पर हुकूमत खिलाफत उस्मानिया के नुमाइंदे की थी, लेकिन उनके मकामी ताउन करने वाली एक बहुत जबरदस्त रूहानी और सियासी तहरीक जो पूरे नॉर्थ अफ्रीका के कई मुमालिक, उसको सानूसी तहरीक कह लेते। सानूसी एक रूहानी सिलसिला था, एक स्पिरिचुअल ऑर्डर था, मगर साथ साथ इनके सियासी रंग, इनमें एक पॉलिटिकल डायमेंशन, मुख्तलिफ हल्के, मुख्तलिफ रीजन्स जहां पर यह काम करते थे, ये मुख्तलिफ जाविये कहलाते थे। और मुख्तलिफ सानूसी जावियों के अमीर अपने मरकजी सानूसी अमीर के तहत होकर खिलाफत उस्मानिया के तहादी थे। और सबसे खास बात इनकी यह कि ये तमाम उम्मत के इज्तिहाद, मोहब्बत, प्यार और इत्तेहाद के दाई थे। ये किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों में, तुर्कों में, गैर तुर्कों में, अरबों में, अजमियों में इख्तिलाफ पैदा हो। और मुसलमानों को मुत्तहिद करने के ये सबसे बड़े दाई और एक मजबूत तहरीक की हैसियत से उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करते थे। 1878 में बर्लिन कांग्रेस के बाद ही इटली अपनी पूरी निगाह लगाकर बैठ गया था कि किसी तरह खिलाफत उस्मानिया के उन हिस्सों पर कब्जा कर ले जैसे आज के लिबिया में वाक़। मगर वो हिम्मत नहीं कर पाए। उनके प्रेस ने कई बरस तक, उनके सियासतदानों ने अपने मुल्क में माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडे का काम किया कि किसी तरह इटालियन कौम को राजी किया जा सके, हुकूमत को राजी किया जा सके कि वो लिबिया पे यलगार करें। देखिए, जिस तरह इराक पर हमला करने से पहले अमेरिका ने एक मैसिव साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की, यानी यह कहा गया कि सद्दाम हुसैन अपनी कौम पर बहुत जुल्म करता है और अगर बाहर से फौजें हमला करके जाएंगी तो मकामी आबादी उठ खड़ी होगी सद्दाम हुसैन के खिलाफ। फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा किया गया और अपनी कौम को यह यकीन दिलाया गया कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर इराक को तबाह ना किया गया तो ये न्यूक्लियर वेपन मगरब के लिए खतरा बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का प्रोपेगेंडा इटालियन प्रेस ने कई बरस किया तुर्कों के खिलाफ, खास तौर पे तुर्कों की उस हुकूमत के खिलाफ कि जो आज के लिबिया के इलाके में कायम थी। यह कहा गया कि तुर्क मकामी अरब आबादी और बर्बर्स पे बहुत जुल्म कर रहे हैं और बर्बरों को इटालियन मदद की जरूरत है ह्यूमन राइट्स के नाम पर, ताकि उनकी इज्जत और आबरू का दिफा किया जाए और जालिम तुर्कों को वहां से निकाला जाए।
फिर यह कहा गया कि ये बर्बर जो हैं अलायंसेस कर रहे हैं दूसरी कौमों के साथ और ये यूरोपियंस के लिए मजाहमत क्रिएट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि अल्जीरिया में साथ ही रेजिस्टेंस जारी थी, अब्दुल कादिर वहां मजाहमत कर रहे थे, सूडान में मजाहमत हो रही थी। कहा गया कि यूरोपियन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग, और तुर्क मदद कर रहे हैं उन तमाम बगावतों की, लिहाजा इसके लिए भी जरूरी है कि इस इलाके पर हम कब्जा कर लें। साथ साथ ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वहां मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, जिस तरह इराक का तेल के जखीरों के बारे में बहुत बात की गई। बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो वही प्लान था, वही प्रोपेगेंडा था जो इटालियन प्रेस ने किया। उस जमाने में 20वीं सदी का तकरीबन आगाज हो चुका, कई बरस से सारे काम में गुजरे। खिलाफ 20वीं सदी के शुरू में अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जैसे आपको मालूम है कि पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत का तकरीबन वजूद ही खत्म कर दिया गया और 1923 में तो खिलाफत ही खत्म हो गई। यह वो वक्त था कि जब इटालियंस ने महसूस किया कि अब वक्त इनके पास मुतय्यन हो चुका है, क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि जो टर्किश गैरिजन था आजकल के तराबलस और बेनगाजी के इलाकों में, वो सिर्फ 4000 टर्किश सोल्जर्स पे था और बाकी मकामी अरब, बेडुइन, बर्बर इन्फेंट्री थी जो इस्तेमाल हो रही थी वहां पे। इटालियंस ने 1911 के करीब एक बहुत बड़ा नेवल अर्माडा लाकर एक एम्फीबियस लैंडिंग की और इस इलाके पर हमला कर दिया। ये तारीख में टर्किक इटालियन वॉर्स कहलाती हैं। जंग अजीम अव्वल अभी शुरू नहीं हुई है, ये उससे कुछ पहले का वक्त है। 1911 में जब इटालियंस ने लैंडिंग की खिलाफत उस्मानिया के उन इलाकों में जो आज का लीबिया कहलाते हैं, तो पहला काम उन्होंने ये किया कि तकरीबन 1 लाख के करीब मुसलमानों को, मर्द, औरतें, बच्चे, इनको अगवा करके बहरी जहाजों में बिठाकर ये अपनी तरफ ले गए और उसके बाद दुनिया को नहीं मालूम कि वो लोग कहां गए। कोई कहा जाता है कि या वो स्लेव ट्रेड के तौर पर इस्तेमाल हुए, उनको अपनी प्लांटेशन में, अपने आइलैंड्स में इस्तेमाल किया मजदूर और स्लेव लेबर के तौर पर, या मार दिया सजा में, ये कोई नहीं जानता। लिबिया में आज भी वो दिन 1911 का कि जब ये इवेंट हुआ था ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। इटालियंस को उम्मीद यह थी कि जिस लम्हे वो लैंडिंग करेंगे मकामी आबादी इनका साथ देगी और तुर्कों के खिलाफ बगावत कर देगी। ये जो कुछ हुआ उसके बाद ये इनकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। होने वाली जंग, जंग तराबलस से जंग ट्रिपोली कहलाती है। मुसलमानान हिंद, इंडिया और पाकिस्तान में मुसलमानों को शदीद इंतशार और बेचैनी थी, तशवीश थी इस बात से कि ये जो कुछ इटालियन खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ कर रहे थे, एक एक डेवलपमेंट जो उस वक्त हो रही थी उस पर हिंद के मुसलमानों की बड़ी गहरी निगाह थी। ट्रिपोली की जंग होती है जिसमें कंबाइंड आर्मी ऑफ अरब्स एंड टर्क्स, यानी इख्तिलाफ डालने का जो उनका ख्याल था कि अरबों में और तुर्कों में फूट पड़ जाएगी, वो ना हुआ और एक कंबाइंड आर्मी ने इटालियंस के 20,000 की लैंडिंग फोर्स एक एक इटालियन तक कत्ल कर दिया गया। यह वो मशहूर जंग तराबलस है कि जिसमें वो छोटी सी बच्ची फातिमा बिनते अब्दुल्ला मुजाहिदीन को पानी पिलाते हुए शहीद हुई थी। अल्लामा इकबाल ने इसी बच्ची की शहादत पर वो मशहूर नज़म अपनी लिखी जो कुल्लियात इकबाल में है, जिसका एक ऐसा शेर जिसने पूरी कौम को रुलाया था कि फातिमा तू आबरूए उम्मत की मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। ट्रिपोली की जंग में बदतरीन शिकस्त इटालियंस के लिए एक रियलिटी चेक था। उनको पहली दफा एहसास हुआ कि उनकी तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तमाम असेसमेंट्स सब गलत थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अमेरिकन इन्वेजन जो इराक में होती है उसके बाद उनकी सारी असेसमेंट्स गलत हो जाती हैं। ना तो मकामी आबादी अमेरिकन के खिलाफ बगावत करती है और बल्कि अब एक ऐसी तहरीक मज़ाहमत बर्पा हुई भी है कि जिसने अमरीकियों को भी नाकों चने चबवा दिए। उस वक्त भी यही हुआ। इटालियंस दे वर टेकन बाय सरप्राइज। 1 लाख का लश्कर भेजा गया और उसके बाद तबरूक के मकाम पर एक और जंग होती है। उस वक्त मुसलमानों का लश्कर तकरीबन 28,000 से होता है, जिसमें 20,000 अरब और 8,000 तुर्क होते हैं। यह तारीख की एक गैर मामूली जंग इसलिए भी बन जाती है कि इसमें पहली मर्तबा एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन इस्तेमाल होते हैं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। बॉम्बर्स के तौर पे जहाजों को पहली दफा इस्तेमाल किया जाता है, पहली दफा हवाई जहाज से बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं और पहली दफा आर्मर्ड कार इस्तेमाल की जाती है। जो टेक्नोलॉजी कंपैरिजन था बिटवीन द इटालियंस एंड द मुस्लिम फोर्सेस, वो आज के दौर के हिसाब से अगर समझ लीजिए कि एक सुपर पावर का और डेजर्ट के बेदुइन्स का ये कंपैरिजन था। मुसलमान फौज गो के खिलाफत उस्मानिया की एक कॉलोनी या खिलाफत उस्मानिया का सूबा था, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से यहां कोई टेक्नोलॉजी वजूद नहीं रखती थी। इस जंग में पहली दफा मुसलमानों की तरफ से जिस तुर्क कैप्टन का नाम सामने आया, जो दुनिया ने इसको पहली दफा जाना, आगे जाके वो तुर्क रियासत का बानी बना जिसने खिलाफत उस्मानिया की जड़ उखाड़ के रख दी।
उसका नाम मुस्तफा कमाल पाशा था। देखिए, सानूसी तहरीक की एक गैर मामूली बात जहन में रखिएगा। यह वो दौर था कि जब पूरी अरब दुनिया में अंग्रेज ये साजिशें कर रहे थे, यूरोपियंस इस बात की कोशिश कर रहे थे कि अरबों को तुर्कों के खिलाफ भड़का दिया जाए। हिजाज के इलाके में तो उनको बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई लॉरेंस ऑफ अरेबिया की मदद से, और हिजाज के अरबों ने, शरीफ मक्का ने अंग्रेजों का इतना साथ दिया और तुर्कों को इस बेदर्दी से कत्ल किया गया हिजाज के इलाके में कि अल्लामा इकबाल ने भी उसी जमाने में बड़े दुख से यह शेर कहा था कि हाशमी बेच रहा है आबरू दीन मुस्तफा, खाक खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त कोश। मगर नॉर्थ अफ्रीका में सानूसी तहरीक की वजह से अंग्रेजों की यह साजिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। सानूसियों ने मुकम्मल तौर पर जहाद का ऐलान करके खिलाफत उस्मानिया के साथ अपने आप को जोड़ लिया, और उसके नतीजे में यह हुआ कि तमाम मकामी आबादी खिलाफत उस्मानिया के तहत टर्किश आर्मी के साथ इटालियन से इस तरह लड़ी कि इटालियन लाखों के लश्कर और अपनी पूरी सुपर पावर फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी के बावजूद भी इस छोटे से इलाके पर कब्जा नहीं कर सके और जंग एक स्टेलमेट में चली गई। मगर इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। साइड इफेक्ट यह हुआ कि इटालियन इन्वेजन की वजह से और इस बात से कि तुर्क यहां पर फंस गए थे एक जंग में, बल्कन के इलाके में, बल्कान के इलाके में, जो आज बाल्कन्स, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया, ये सारे इलाके कहलाते हैं, यहां पर सब के खिलाफ बगावत बर्पा कर दी। देखिए, ये सारी वो फोर्सेस थी कि जिनको मगरिब पहले से तैयार कर रहा था, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया कमजोर हो चुकी थी। उनका मकसद ही यही था, पहली जंग अजीम में उनका गेम प्लान ही यही था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ जो जंग शुरू कराई जाएगी, उस जंग के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ना। अब तुर्की के लिए कई महाज खुल चुके थे, खलीफा कमजोर थे, मरकज कमजोर था। एक तरफ वैसे ही इमाम शामिल के इलाकों में जहां इमाम शामिल मजामत कर रहे थे, उनकी मजामत टूट चुकी थी, और रूसी आगे बढ़ते हुए जॉर्जिया, आजरबाईजान और उन तमाम इलाकों, आर्मीनिया, उन तमाम इलाकों पर कब्जा कर चुके थे जो खिलाफत उस्मानिया के थे। सो अपने यूरोपियन साइड से खलीफा और खिलाफत पहले ही नुकसान उठा के इलाके छोड़ चुके थे। दागिस्तान का इलाका रूसियों के पास जा चुका था, सेंट्रल एशिया सारा रूसियों के पास जा चुका था, नॉर्थ अफ्रीका में अंडर प्रेशर थे, खिलाफत, अब मुगल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। अब किसी किस्म की कोई उम्मीद खिलाफत उस्मानिया को मिल नहीं सकती थी। नतीजा यह हुआ कि चूंकि यूरोप के जो हंगामे थे वो कॉन्स्टेंटिनोपल के नजदीक थे, यानी दे वर क्लोजर टू टर्किश मेनलैंड, लिहाजा जो रिस्क फैक्टर था टर्क्स के लिए बहुत ज्यादा था कि अगर यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में बगावत हो जाती है तो खिलाफत के मरकज को बजाते खुद अनातोलिया और टर्किश स्टेट को बहुत ज्यादा खतरा पहुंचता। तो फैसला यह किया गया कि अफ्रीकन कैंपेन से ट्रुप्स को विड्रॉ कर लिया जाए और अफ्रीकन कैंपेन सानूसी तहरीक के हवाले कर दी जाए। वक्त के सानूसी अमीर सैयद अहमद शरीफ और बजाते खुद सानूसी तहरीक ये हसनी सैयद थे, और सैयद होने की वजह से पूरी अरब दुनिया में, खुसूसन नॉर्थ अफ्रीका में, इनकी बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम था। इनकी स्पिरिचुअल वैल्यू, इनका निजाम, इनका एक रूहानी सिलसिला, इनके जाविये, इसमें बहुत शौक से बादशाह वक्त से लेकर आम फुकरा और मसाकीन भी शामिल होते, और हसनी सैयदों की, इन सानूसी तहरीक की बहुत ज्यादा वक़्त और इज्जत थी। इनके बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात खिलाफत उस्मानिया और तुर्कों के साथ थे, और ये उम्मत मुस्लिमा के जिस तरह इत्तेहाद के दाई थे, उसकी वजह से जब तुर्कों ने यह फैसला किया कि जिहाद लिबिया में सानूसियों को दे दिया जाए और खिलाफत उस्मानिया के मरकज की तरफ फौजों को समेट लिया जाए, तो सानूसियों ने इससे इत्तफाक किया। बल्कि बाद में आने वाले वक्त में जब पहली जंग अजीम के बाद तुर्कों को शिकस्त होती है, तो खासे अरसे तक सानूसी सैयद अहमद शरीफ मदद करते रहे मुस्तफा कमाल की, इस उम्मीद पर कि शायद मुस्तफा कमाल दोबारा खिलाफत के अहया की कोशिश करेंगे। और जब मुस्तफा कमाल का असल चेहरा इनके सामने आया तो ये सख्त मायूस हुए और दमिश्क में आके आबाद हो गए, और 1933 के करीब आपका इंतकाल होता है। मगर उससे पहले कि जब यह फैसला किया जाता है कि लिबिया में मज़ाहमत सानूसियों को दे दी जाएगी, तो उस इलाके के जाविये के अमीर सैयदी उमर मुख्तार वो सानूसी तहरीक की क़यादत संभालते हैं और इटालियंस के खिलाफ ऐलान जहाद किया जाता है। सैयदी उमर मुख्तार, जिनको उनके लोग प्यार से सिदी उमर कहा करते थे, एक गैर मामूली अजीम शान इंसान थे। 70 साल के स्कूल टीचर, एक रूहानी वजूद जो अपने जाविये के अमीर भी थे और बेइंतहा इज्जत और तौकीर की निगाह से देखे जाते थे पूरे शुमाली अफ्रीका में। आपने जब ऐलान जहाद किया, कबाइल, उनमें बर्बर भी थे, अरब भी थे, अफ्रीकन भी थे, आपके झंडे तले आए और गैर मामूली जिहाद का आगाज हुआ, जो 20 साल वो तहरीक जारी रही।
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 20ویں صدی کے اعلیٰ ترین ریزسٹنس فائٹر، گوریلا فائٹر، یہ 70 سالہ سکول ٹیچر تھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی مسلح جہاد نہیں کیا تھا۔ لیبیا کے وہ علاقے تقریباً 90% ڈیزرٹ ہیں۔ سہارا کے یہ علاقے علامہ اقبال کی اس شعر کی مکمل تفسیر تھے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ امام شامل مرد کوہستانی اور عبد القادر سوڈانی اور سیدی عمر مختار بندہ صحرائی کی حیثیت سے فطرت کے مقاصد کی تکمیل کر۔ دیکھیے اٹالینز پہنچ تو چکے تھے ان علاقوں میں، اور پہلے ان کا واسطہ منظم فوج سے پڑتا تھا جس کی قیادت ترک کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ اٹالینز کو ایک ایسی گوریلا فوج سے واسطہ پڑا تھا کہ جو اوریجنل افریقن، نارتھ افریقن اور ڈیزرٹ میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے۔ ان کو امداد ترکوں سے ضرور مل رہی تھی، اور مصر کے راستے بھی ان کے کچھ کمک اور امداد کے راستے کھلے ہوئے تھے، لیکن صرف امداد کی حد رسد، خوراک، ایمونیشن یا چند رائفلوں کی حد تک محدود تھی۔ باقی تمام جنگ ان لوگوں کو خود اپنے ہی ڈیزرٹس میں کرنی تھی۔ اٹالینز ڈیزرٹ کے عادی نہیں تھے۔ ڈیزرٹ کی گرمی اور ڈیزرٹ وارفیئر ان کے ملٹری ڈاکٹرن میں ہی نہیں تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اس طرح کی جنگیں نہیں لڑی تھی۔ اور یہ بندہ صحرائی، یہ پراسرار لوگ، یہ غازی اس قدر بجلی کی تیزی سے حرکت کرتے تھے ڈیزرٹ میں کہ آج ایک جگہ پہ اس اٹالین کانوائے کو ایمبوش کیا ہے تو 40 میل دور چند گھنٹوں کے بعد یہی کنٹینجنٹ دوبارہ حملہ کرتی تھی اور دوسرے گروپ کو ایمبوش کر لیا کرتی تھی۔ سپلائی لائن، رسد، کمیونیکیشن کے ڈپوز، ان کی کمیونیکیشن ایکوپمنٹ، ان کے چھوٹی چھوٹی پوسٹ جو اٹالینز بناتے تھے روز صاف کر دی جاتی تھی قائم کرنے کے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے بعد ہی۔ اٹالینز بدحواس ہو گئے کہ ایک ایسے دشمن سے کیسے جنگ کریں جو ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ رات کی تاریکی میں جس طرح یہ شاہ سوار ریگستانوں میں حرکت کرتے تھے، اٹالینز کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ رات میں ان کا تعاقب کر سکتے۔ نتیجتاً دن میں اگر یہ مجاہدین چھپ کے بھی رہتے تو راتوں پہ حکومت ان کی تھی۔ 1928 تک یہ سانوسی مزاحمت سیدی عمر مختار کی قیادت میں اس قدر منظم ہو چکی تھی کہ تقریباً پورے لیبیا کا علاقہ آزاد کرایا جا چکا تھا۔ اٹالینز کے پاس صرف ٹریپولی اور بنغازی اور سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے باقی رہ گئے تھے، اور باقی سارے علاقے مجاہدین کے پاس تھے۔ مگر یہ وقت یاد رکھیے گا کہ 1911 میں اٹالین انویژن کے بعد سے اب 1928 ہو چلی تھی، اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی تھی کہ اب اٹالینز کے پاس بہتر ایئر کرافٹ تھے، بہتر جیپیں اور ٹرک تھے، اور بہتر آرمڈ کارز تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اس قابل بھی تھے کہ زیادہ بہتر سپلائی لائن بلڈ کر سکتے، کیونکہ اٹلی میں اس وقت حکومت میں انقلاب کے بعد تقریباً میسولینی کی حکومت آ چکی تھی۔ وہ میسولینی جو بعد میں دوسری جنگ عظیم میں بہت نام کماتا ہے، وہ فیشسٹ ڈکٹیٹر جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب مکمل طور پر اٹالین امپائر کو قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا جائے گا، اور وہ پہلے کئی جنرل جو شکست کھا چکے ہوتے ہیں عمر مختار کے ہاتھوں، ان کو واپس بلا کر نئی فوج، نئے جنرل، نئی قیادت بھیجتا ہے، اور ان کو روتھلیس سکوچڈ ارتھ پالیسی کا حکم دیا جاتا ہے کہ پورے لیبیا کی عوام الناس کو ختم کر دیا جائے اگر اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ان نئے ہتھیاروں اور نئی پالیسیز کے ساتھ 1928 کے بعد اٹالین ایک دفعہ پھر ری گروپ کرتے ہیں اور لیبیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو اتارتے ہیں۔ دیکھیے گوریلا جنگ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بڑے گوریلا کمانڈر نے کہا کہ گوریلا اپنی آبادی میں، مقامی آبادی میں اس طرح گھومتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ گوریلا جنگ لڑنے کے لیے کچھ بیسک ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ گوریلاز کے پاس ایک بیس ایریا ہو، ایک ایسا ایریا ہو جہاں یہ محفوظ ہو کے اپنے آپ کو ری گروپ کر سکیں اور جس فوج سے لڑ رہے ہیں اس کی زد سے باہر ہو سکیں۔ دوسری ضرورت ان کو مقامی آبادی کی ہوتی ہے کہ جو ان کے لیے جاسوسوں اور سپلائیز اور پروٹیکشن کا کام کرتی ہے، اور تیسری گوریلاز کو ایک مسلسل ایک سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے کہ جو ان کو ہتھیار، ایمونیشن اور خوراک پرووائڈ۔ اگر آپ اس میں سے کسی ایک لنک کو توڑ دیں، آپ سپلائی لائن توڑ دیں، مقامی آبادی سے گوریلاز کا تعلق ختم کر دیں یا بیس ایریاز کو ختم کر دیں، تو گوریلا موومنٹ پھر اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتی۔ جنرل گرازیانی کو بھیجا گیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ چاہے اس کے لیے جتنی بھاری قیمت دینی پڑے، جتنے لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنا پڑے، سانوسی ریزسٹنس کو توڑنا،
अब मुसोलिनी के लिए लाजिम हो गया था। ग्रिजियानी ने आने के फौरन बाद जो पॉलिसी अडॉप्ट की वो बिल्कुल वही थी कि जो किसी भी गुरिल्ला जंग को तोड़ने के लिए जरूरी होती है। मुजाहिदीन की सप्लाई लाइन मिस्र से कायम थी। मिस्र से सानूसी ग्रुप, वो तमाम इनके हल्का अहबाब और वो दोस्त जो दुनिया में, मुसलमान दुनिया में उस वक्त फैले हुए सानूसियों की मदद कर रहे थे, वो मिस्र के जरिए सप्लाई लाते थे और तुर्की भी उनकी मदद किया करते थे। वो कि उस वक्त तक खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन तुर्कों की हमदर्दियां सानूसियों से बाकी थी। एक रूहानी ताल्लुक था तुर्कों और सानूसियों का भी। ग्राजियानी ने पहली दफा पूरे डेजर्ट में कि जो इजिप्ट और लीबिया के दरमियान बनता है, बहुत बड़ी लोहे की फेंस लगाई, उनको माइन किया, उसकी पेट्रोलिंग शुरू की और उस पर रोशनी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि अब मुजाहिदीन के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया कि उस सप्लाई लाइन को जारी रख सकें कि जो मिस्र से इनके लिए आ रही थी। दूसरी तरफ इसने वो रवैया इख्तियार किया कि जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का होता है, कई लाख लिबियन मुसलमान औरतें, मर्द, बच्चे और उनके जानवर, उन सबको अपने गांव से निकालकर साहिल के करीब बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप्स में चार दीवारी लगाकर बंद कर दिया गया। रेगिस्तान की गर्मी में, जहां पे ना उनके पास कोई पनागाह थी, ना प्रोटेक्शन थी, ना पानी था, ना खाने पीने का कोई इंतजाम, इतने क्लोज इलाके में इन सब लोगों को जमा करके रेफ्यूजी स्टेटस देके इनके तमाम कंट्री साइड के गांव, इनके शहर, इनकी बस्तियां बर्बाद करके, कुओं में कचरा भर के, मट्टी डाल के, ताकि मुजाहिदीन को पानी ना मिल सके, मुकम्मल तौर पर पूरे लिबिया को डेजर्ट बना दिया गया। पूरे लिबिया पर एक अजाब तारी कर दिया गया। उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कहा जाता है तकरीबन 5 लाख लिबियन मुसलमान भेजे गए और कई बरस के बाद जब उनको वहां से रिहा किया गया तो चंद हजार सिर्फ बाहर निकल सके। तमाम उसी रेगिस्तान में, उन्हीं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो आज का ग्वांटानामो बे बना हुआ था, जहां पे कोई उनको पूछने वाला नहीं, पूरे दुनिया का कॉन्शियस उनके लिए बात नहीं करता था, जो आज ह्यूमन राइट्स का हमें सबक और दर्स देते हैं। इन सारी मगरबी कौमों के हाथ पे एक एक रोंगटे पर इनके मुसलमानों का खून लगा हुआ है। इस सारी पॉलिसी का बहरहाल वो असर हुआ कि जो होना चाहिए था। सीधी उमर की मुजाहमत को शदीद तकलीफ और नुकसान उठाने पड़ रहे थे कि जब ना मकामी आबादी थी, ना पीने का पानी था, ना खुराक थी, सप्लाईज के रास्ते मिस्र से बंद कर दिए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने एक डेस्परेट हेल्प के लिए मदद की दरखास्त की शरीफ मक्का की तरफ। उस जमाने में मुसलमानों का रिवाज यही था कि हज के मौके पे चूंकि पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होते थे तो आपस में नोट्स कंपेयर करके पॉलिसीज बनाई जाती थी। 1828 में भी अब्दुल कादिर अल्जीरिया से आए थे और इमाम शामिल दागिस्तान से आए थे और मक्का में ही इन्होंने आपस में मुलाकात की थी। सीधी उमर की हालत, उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें यहां मक्का में सबको मालूम थी और फैसला किया गया कि सीधी उमर की मदद के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन कुछ करना चाहिए का अंदाज वही था कि OIC का होता है कि जहां क्राइसिस होता है, आग लगी होती है, जंग भड़की होती है, तो ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग मिशन ही भेज रहे होते हैं। आइए इससे पहले कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन की बात करें, हम यहां पर मोहम्मद असद की बात करना चाहेंगे। कुछ अरसा पहले एक जर्मन शख्स जो मिडिल ईस्ट में कोरेस्पॉन्डेंट थे एक मगरबी अखबार के, वो मुसलमान हो गए थे और बहुत खूबसूरत मुसलमान हुए। मुसलमानों के इखलाक और किरदार से मुतासिर होकर, तालीमात से मुतासिर होकर लियोपोल्ड वेस, वो जर्मन, अपना नाम मोहम्मद असद रखते हैं। खूबसूरत अरबी बोलते हैं, खूबसूरत जर्मन होते हैं और अब मुसलमानों के कामों में आगे बढ़ बढ़कर वो शरीक होते हैं। ये वही मोहम्मद असद हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान भी तशरीफ लाए और लियाकत अली खान ने इनको पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाकर यूनाइटेड नेशंस में भी भेजा था। इस वक्त ये नौजवान मोहम्मद असद भी मक्का में मौजूद थे और मुसलमान उलमा से इनके राब्ते थे। लेकिन ये आम मुसलमानों की तरह सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं थे, इनमें जज्बा था, ये जोश था, ये कन्वर्ट थे, नए मुसलमान थे। इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं जाता हूं सईदी उमर के पास, उन तमाम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ خطروں کے باوجود کہ اس راستے میں وہ دیوار بھی آتی تھی، وہ فینسنگ بھی تھی، اس پر اٹالین فوج کا پہرا بھی تھا، مائن فیلڈ بھی تھے، اس کے باوجود یہ راضی ہوئے اور ایک چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ کو لے کر یہاں سے نکلتے ہیں اور مصر کے راستے ہوتے ہوئے سیدی عمر سے ملنے لیبیا پہنچتے ہیں۔ اس پورے واقعے کا، اس پوری سفر کی خوبصورت داستان انہوں نے اپنی کتاب روڈ ٹو مکہ میں لکھی ہے۔ محمد اسد ایک چھوٹے سے مسلمان گروپ اور اپنے گائیڈز کے ساتھ مصر کی سرحد سے وائر کٹرز کے ساتھ اس فینس کو کاٹتے ہیں، مائن فیلڈز میں سے گزرتے ہوئے اور اٹالین آرمڈ کارز کو ڈاج دیتے ہوئے ڈیزرٹ میں جا کے سیدی عمر مختار سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ایک عجیب و غریب روحانی تجربہ ہوتا ہے ان کے لیے، اور مجاہدین کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کر کے یہ اسی خطرناک راستے سے واپس آتے ہیں اور راستے میں ان کی جھڑپ بھی ہوتی ہے۔ مگر جب یہ سارے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ساتھ دوبارہ علماء کے پاس واپس مکہ پہنچتے ہیں اور پھر ایک پلان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیدی عمر کی مدد کس طرح کی جائے، تو اطلاع آتی ہے کہ سید عمر مختار گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اب مجاہدین کی حالت بہت زیادہ نازک ہو چکی تھی لیبیا میں۔ بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیدی عمر مختار اور ان کے مجاہدین کی چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ کو اٹالینز ایمبوش کر لیتے ہیں، ان کے گھوڑے کو گولی لگتی ہے، گرتے ہیں اور زخمی حالت میں یہ 75 سال کا بوڑھا گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اٹالینز کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی۔ یہ وہ بوڑھا سکول ٹیچر بدو جس نے ان کے بڑے بڑے جنرلز کو میدان جنگ میں شکست دی تھی اور 20 سال سے ہزاروں اٹالینز کا قتل کر چکا تھا، بالآخر ان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ ایک وار ٹرافی کے طور پر ان کو ٹریپولی اور بنغازی لے جایا جاتا ہے اور وہاں ان پر سخت ٹارچر کیا جاتا ہے۔ خود اٹالینز کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی جرأت، دلیری اور صبر پر حیران ہیں کہ جب اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا تو یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ اس بوڑھے شخص نے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیے، کوئی ہتھیار نہیں ڈالے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہا اور جس طرح مردان خداگاہ و خدا مست یہاں مرنے کی پابندی، اس نے مرنے کی پابندی شوق سے قبول کر لی۔ ایک کینگرو ٹرائل ہوتا ہے اور بنغازی کی عدالت عمر مختار کو سزائے موت دیتی ہے۔ جب ان سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اپنے قوم اور قبیلے کے سامنے اس کنسنٹریشن کیمپ میں جہاں ان کی پوری قوم کئی برس سے جیل کاٹ رہی تھی، مجھے ان کے سامنے ان کے درمیان ان کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، درمیان لا کر لاکھوں مسلمانوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے بیچ ان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ سیدی عمر مختار کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو ان کے چشمے اتر کر نیچے گر جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ان چشموں کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ اور سیدی عمر مختار کی پوری جنگی تاریخ اور ان کے ہیروئکس بعد میں ہالی ووڈ نے مجبور ہو کے ایک خوبصورت فلم بنائی ہے جس میں یہ پوری تاریخ انہوں نے ریپیٹ کی ہے۔ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ عزت کرنے پر مجبور ہیں اور ان کی شان میں انہوں نے کنگڈم آف ہیون ایک جدید فلم ابھی بنائی ہے، اسی طرح عمر مختار بھی اس بات کے باوجود کہ بدترین دشمن تصور کیے جاتے تھے، یہ دشمن، یہ اٹالینز، یہ مغربی مجبور تھے کہ ان کی عزت کریں۔ عمر مختار اس کے بعد پوری عرب دنیا میں خصوصاً ایک ہیرو کی حیثیت سے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ لیبیا میں تو خاص طور پر کئی عمارات، سڑکیں، حتیٰ کہ لیبیا کے بینک نوٹ پر بھی سیدی عمر مختار کی تصویر ہے۔ لیبیا میں 16 سپٹمبر جو ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی، اس دن منایا جاتا ہے جس دن عمر مختار کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد اٹالینز
पूरे लिबिया में कत्ल व गारत का एक वो बाजार गर्म करते हैं जो अंग्रेजों ने 1857 के बाद मुसलमानों के खिलाफ किया था। तमाम लिबियन अशराफिया, आला तबके के पढ़े लिखे मुहज्जब शरीफ लोग, या उन्हें कत्ल कर दिया गया या मुल्क बदर कर दिया गया। खास तौर पे सानूसी तहरीक, क्योंकि यह तहरीक बजाते खुद क़यादत करती रही थी उस मज़ाहमत की, उस जहाद की इटालियन के खिलाफ, इसको तो बुरी तरह कुचल के रख दिया। और सानूसी उस दौर में जब इटालियन वहां मौजूद थे तकरीबन खत्म हो गई थी। कहा यह जाता है कि इस तवील दौरान तकरीबन 10 लाख से जायद लिबियन मुसलमान, मर्द, औरतें और बच्चे हलाक हुए। आज लिबिया की हुकूमत इटालियन से कॉम्पनसेशन मांग रही है उन तमाम मजालिम की, जेनोसाइड की और जुल्म की कि जो लिबियंस पर इटालियंस ने किए थे। 1951 में लिबिया एक आजाद मुल्क की हैसियत से सामने आता है और उसके बाद उमर मुख्तार उस आजाद रियासत के एक कौमी हीरो की हैसियत से याद किए जाते हैं। 20वीं सदी के आगाज में नॉर्थ अफ्रीका के मुसलमानों ने बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं अपनी आजादी के लिए। इसी तरह जिस तरह लिबिया में सानूसी तहरीक अपनी कुर्बानियां दे रही थी, इसी तरह साथ ही अल्जीरिया में भी अल्जीरियन मुसलमान फ्रांसीसियों के खिलाफ जंग कर रहे थे। लाखों की तादाद में इटालियन आबाद हो गए थे अफ्रीका में आके, और फ्रांसीसी तो अल्जीरिया को मेट्रोपॉलिटन फ्रांस कहा करते थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि अल्जीरिया अफ्रीका का हिस्सा है और कभी इनको खाली करना पड़ेगा। ये सहरी के औकात आप तक पेश किए जा रहे हैं किनले के ताबुन से। इस्लामाबाद और उसके मदाफात में आज इंतहाई शहर 5:41 है। ये सहरी के औकात आप तक पेश किए गए किनले के ताबुन से। रमज़ानुल करीम। इन लोगों की निगाहें बहुत दूर रस और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे थी और वो पूरे इस नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही को हड़प करना चाहते थे। मगर सीधी उमर मुख्तार की मज़ाहमत और उसके बाद अल्जीरियन मुज़ाहमत ने इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि मजबूरन इनको अपनी कॉस्ट ऑफ एक्सपीडिशन, कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों को वो इलाके खाली करना पड़े। इसके बाद ये इलाके भी, मगर जितने भी मुसलमान मज़ाहमती तहरीकें थीं उसमें सैयद उमर मुख्तार अजीम तरीन मुसलमान आते हैं। इनके दौर के बाद मुसलमान ममालिक नेशन स्टेट्स के तौर पर आजाद होना शुरू होते हैं और कोई बड़ी तहरीक मज़ाहमत नहीं लड़ी जाती जब तक 1979 में पाकिस्तान में दाखिल होता है। देखिए, यह बात तारीख के पस मंजर में हम पहले कर चुके हैं कि जब कौम का मजमूई तौर पर जवाल आता है तो मुसलमानों को तहरीक मज़ाहमतें लड़नी पड़ती हैं, जो इस बात की दलील होती है कि कौम का इज्तिमाई जवाल आ चुका है और छोटे छोटे ग्रोह अब
اپنی قوم کی قیادت اور اجتماعی غلطیوں کی سزا کے طور پر اپنے خون کا کفارہ دے کسی طرح اس طوفان کو روکنے کے لیے جو باہر سے مسلط ہو رہا ہوتا ہے. پوری مسلمان دنیا ایک ساتھ زوال میں گئی تھی اور ہر جگہ تحریک مزاحمتیں لڑی جا رہی تھیں, افریقہ سے لے کر داغستان تک, انڈیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک. لیکن 1757 کے بعد سے جو زوال کے دور تھے, اس کے بعد سے پاکستان کے بننے تک قائم ہو گئی, تو پھر پہلی بڑی مزاحمتی تحریک سوویت انویژن تھی. اور یہ بھی تاریخ کا ایک غیر معمولی پہلو ہے کہ سوویت انویژن, ایک سپر پاور, پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ایک وار آف ریزسٹنس کے ذریعے شکست دی ہے. یہ صرف ایک میدان جنگ کی شکست نہیں ہے, اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ تاریخ کا ایک واٹر شیڈ ہے, تاریخ کا ایک ایسا آبشار ہے کہ جہاں پہ وقت ٹھہرتا ہے آ کے تھوڑی دیر, اور اس کے بعد جو زوال ہے اس موقع سے یہاں عروج کی طرف شروع ہوتا ہے. کیونکہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ اب پوری امت مسلمہ کے عروج کا دور شروع ہو چکا ہے. زوال ایک دن کا نہیں ہوتا, کئی 100 سال لگتے ہیں. عروج بھی راتوں رات نہیں ہوتا, قربانیاں دینی پڑتی ہے, حوصلہ رکھنا پڑتا ہے, ہاتھ جوڑ کر اتحاد سے کام کرنا پڑتا ہے. اب جو وقت ہے ان تمام تحریک مزاحمتوں کے بعد اب مسلمانوں کے عروج کا, گو کہ ابھی بھی مسلمان علاقے ریزسٹنس مزاحمت دے رہے ہیں, لیکن اب کسی علاقے پر کوئی بھی سپر پاور اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچل کر ختم کر سکے. اب وہ وقت گزر گیا انشاءاللہ.